राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक 5 बेटियों के बाप की बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। उत्तर प्रदेश के एक शहर में 70 साल के राजा राम नाम के बुजुर्ग रहते थे। वह मिलिट्री से रिटायर थे और उनकी पोस्ट काफ़ी अच्छी थी और उनके जो पत्नी का नाम कांति देवी था। वह अपनी 5 बेटियों और पत्नी के साथ रहते थे। उनकी 5 बेटियों की शादी हो चुकी थी और 5 बेटियां अपनी गृहस्थी में व्यस्त थीं। उनकी 2 बेटियों का ससुराल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में ही था, जिनका आना जाना राजा राम के यहाँ लगा रहता था और बाकी 3 बेटियों का ससुराल आगरा शहर से बाहर था। उनका अपने मायके में आना साल के साल ही होता था। सभी लोग जो अपनी ज़िंदगी में खुश थे। राजा राम और उनकी पत्नी कांति देवी अपना जीवन यापन जो राजा राम की पेंशन से ही करते थे और राजा राम अपनी पेंशन से जो इतनी उनके लिए पर्याप्त थी कि दोनों का जीवन अच्छे से गुजर रहा था। उन दोनों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी। दोनों ही पति पत्नी अपनी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ अच्छे से बिता रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर कहते हैं ना कि वक्त के आगे किसका जोर चला है। एक दिन अचानक ही राजा राम की पत्नी कांति देवी जी का रात को सोते सोते ही स्वर्गवास हो गया। राजा राम के बुढ़ापे का सहारा अचानक ही छूट गया और इस बुढ़ापे में राजा राम जी बिल्कुल अकेले रह गए। कांति देवी के गुजर जाने के बाद उनकी सभी बेटियों को अपने पिता की चिंता सताने लगी और इस भरे संसार में अब राजा राम अकेले कैसे रहेंगे। उनके खाने पीने, उनकी दवा दारू और उनका कौन ध्यान रखेगा। 5 बेटियों ने काफ़ी सोच विचार के बाद जो यह फैसला निकाला कि जो राजा राम की सबसे बड़ी बेटी थी सीमा, उसने कहा कि उनके पास एक परमानेंट बाई का इंतज़ाम कर दिया जाए, जिससे उनके पिता को घर और उनके खाने पीने की सब बातों को वह ध्यान रखेगी। सभी लोगों ने उसकी बात सही मानी और 2-4 दिनों के अंदर ही राजा राम के लिए घर के काम करने के लिए एक बाई का इंतज़ाम कर दिया गया। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद सभी लड़कियां अपने अपने घर वापस चली गईं। आखिर वह कब तक अपने पिता के पास रहती। आखिर उनकी भी अपनी गृहस्थी थी। अब राजा राम बिल्कुल घर में अकेले हो गए। उनसे बात करने वाला, उनके दुख सुख सुनने वाला अब राजा राम के पास कोई नहीं था। बाई भी अपना काम करती और अपने में मस्त रहती थी। वैसे भी उसे उनके खाने पीने का ध्यान रखने के लिए रखा गया था, ना कि अपने पिताजी का सुख दुख बांटने के लिए। कांति जी के जाने के बाद शुरू में तो दोस्तों और रिश्तेदार जो मिलने आते रहे, पर अब उस बूढ़े राजा राम के पास जो समय व्यतीत ही नहीं होता था, क्योंकि उसका समय खराब था, इसलिए कोई उसके पास नहीं आता था। राजा राम भी अब अपनी परिस्थितियों से ऊब गए थे। उन्होंने बाहर आना जाना बंद कर दिया था। कांति जी के जाने के बाद उन्हें इतना सदमा लगा था कि वह अब न किसी से बात करते थे और न ही किसी के पास जाते थे। बस कभी कभार किसी का फ़ोन आ जाता तो उससे बात कर लेते थे। राजा राम के ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। बाहर से उन्हें देखने पर यही महसूस होता था कि वो अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं, पर वो बात अलग है कि कांति जी का उन्हें दुख बहुत था, पर हकीकत उसके विपरीत थी। राजा राम जी की तबीयत अब अकेले रहते रहते बहुत खराब रहने लगी थी। राजा राम जी इतने बीमार रहने लगे कि उनके बिस्तर पकड़ने की नौबत आ गई, क्योंकि उनके पास बात करने वाला, उनके सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं था और इस बात से वे मन ही मन घुटते जा रहे थे। राजा राम की बेटियों को जब उनके बीमार होने की खबर मिली
तो पांचों बेटियां अपने पिता से मिलने चली आईं और अपने बीमार पिता को देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें, कैसे उनका ख्याल रखें। सभी को अपनी अपनी गृहस्थी का ख्याल था, तो कोई भी हमेशा के लिए अपने पिता के पास नहीं रह सकती थी, पर कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना था। बहुत विचार विमर्श करके जो पांचों बेटियों की सहमति से सब इस नतीजे पर पहुंची कि अब जो उनका पिता जो राजा राम है, हर किसी के घर 2-2 महीने के लिए उनके साथ रहे और उनके इस घर को बेच दिया जाए, जिससे उनकी देखभाल हो जाएगी। और उनके लिए गए फैसले में उनकी बेटियों के पतियों ने भी जो अपनी सहमति दी। सभी को यही अच्छा लगा। सभी ने कहा कि पापा की भलाई इसी में है कि वह हम सब के साथ रहे, जिससे वह खुश रहेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। घर को बेचने वाली बात राजा राम को बताई गई। यह बात सुनकर राजा राम को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह उस घर में जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी, उस घर में अच्छे बुरे सब दिन देखे थे, इसलिए उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। पर सबकी सहमति से लिए गए फैसले को मानने के अलावा अब राजा राम के पास कोई चारा भी तो नहीं था। उन्होंने बुझे हुए मन से सोचा कि अकेले रहने से तो यही अच्छा है, कम से कम मेरे से बात करने वाला तो कोई होगा। राजा राम का जो अपना बरसों पुराना घर, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी काटी थी, उसे आनन फानन में बेच दिया गया। उनकी सहमति ली गई, पर बहुत ही बेमन से उन्होंने उस घर को बेचने की हामी भरी। उस घर को बेचने के बाद राजा राम की सबसे बड़ी बेटी सीमा ने जो राजा राम को अपने साथ चलने को कहा, और राजा राम भी जो बड़ी बेटी के साथ जाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए। बुढ़ापे का शरीर था उनका और उन्हें देखने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए वह जाने को राजी हो गए। हालांकि आगरा को और अपने घर को छोड़ना उनके लिए आसान नहीं था। सीमा का घर 2 महीने गुजारने के बाद राजा राम उससे छोटी बेटी अंजू के घर जाने वाले थे, और ऐसे ही करके एक एक करके जो बेटियों का नंबर आ रहा था, एक एक बेटी का नंबर उसके पैदा होने के हिसाब से आने वाला था, और बाकी बचे 2 महीने वे अन्य दोस्तों और रिश्तेदारों के यहाँ बिताने वाले थे, क्योंकि साल तो 12 महीने का होता है ना, और कोई भी ज़्यादा दिन रखने के लिए अपने पिता को राजी नहीं थी। राजा राम जी खुशी खुशी सीमा के साथ मथुरा रहने के लिए चले गए। वहाँ पर पहुंचकर सीमा के बाकी घर वालों ने बड़े ही प्यार से राजा राम का स्वागत किया। उनके बच्चों ने भी नाना जी कहकर उनके आने की खुशी जाहिर की। राजा राम जी उनके इस तरह से किए गए अपनेपन और प्यार को पाकर बहुत खुश थे। वह मन ही मन सोचने लगे कि अकेले पड़े रहकर जीवन काटने से तो यहाँ सबके साथ रहना अच्छा है। सीमा ने राजा राम जी को रहने के लिए घर में एक अलग से कमरा दे दिया। उनकी ज़रूरत की सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर उनके कमरे को उनके हिसाब से सजा दिया गया। कमरे में ही अटैच बाथरूम था, जिससे उनको कोई भी तकलीफ ना हो। राजा राम भी जो सीमा की गई सारी व्यवस्था को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मन ही मन सीमा और उसके परिवार को बहुत आशीर्वाद दिए। उन्होंने मन में सोचा कि चलो कम से कम आज इस बूढ़े व्यक्ति की किसी को ज़रूरत तो है, उसे भी प्यार करने वाला, ध्यान रखने वाला कोई तो है। राजा राम का मन सीमा के घर में उसके और उसके परिवार के सभी लोगों के द्वारा दिए गए अपनेपन से लगने लगा था, और उनकी तबीयत में भी धीरे धीरे सुधार होने लगा। राजा राम जी के नाती पोते भी उनका बहुत ध्यान रखते थे। सबके साथ खाना पीना, उठना बैठना, सभी के कामों में उनका सहयोग करना, इन सभी बातों में से जो अब राजा राम जी खुश रहने लगे थे। उनकी दूसरी बेटियों का भी फोन आता रहता था, और वे सभी से सीमा के घर अपने खुश रहने की बातें किया करते थे। अब तक राजा राम जी को सीमा के घर में रहते हुए 1 महीना गुजर चला था।
परंतु राजा राम जी का मन सीमा के घर पर अब नहीं लग रहा था। राजा राम के ने जो मन ही मन अपना घर, अपने आस पड़ोस, रिश्तेदार, दोस्त और सबसे ज़्यादा अपनी पत्नी कांति की याद उन्हें सताती थी। वह किसी को कुछ कहते नहीं थे, पर मन ही मन वहाँ पर उन्हें घुटन महसूस होने लगी थी, क्योंकि अब सीमा के बच्चे राजा राम से अब वैसा व्यवहार नहीं करते थे जैसा वह राजा राम के घर आने पर शुरू में किया करते थे। ना ही सीमा के पति राजा राम की इज्जत किया करते थे। एक दिन की बात है, जब राजा राम अपने कमरे में बैठे हुए पूजा पाठ कर रहे थे, तभी सीमा उनके कमरे में आकर उनके पलंग पर उनके पास बैठ गई और उनके पाठ खत्म होने का इंतजार करने लगी। उसे देखकर राजा राम को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आज कहाँ से इस बूढ़े की इसे याद आ गई। उन्होंने सोचा कि आज कैसे सूरज पश्चिम से निकल आया, क्योंकि राजा राम के बहुत बुलाने पर भी सीमा उनके पास नहीं आती थी, कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाती थी। उन्होंने सोचा कि जरूर इसे मुझसे कोई काम है। राजा राम ने अपना पाठ खत्म किया और सीमा से कमरे में आने का कारण पूछा। सीमा कई तरह की मीठी मीठी बातें करने लगी, पर राजा राम ने उन्हें टोकते हुए सीधे मुद्दे पर आने की बात कही और कहा कि जो भी कहना है साफ साफ कहो, क्योंकि उसकी बातें राजा राम समझ रहे थे कि वह कुछ कहना चाहती है। सीमा ने भी अपने पिता से कहते ही बिना समय गंवाए अपनी बात कहना शुरू कर दी। सीमा ने कहा कि अनिल, जो सीमा का पति है, वे कह रहे हैं कि बाबूजी आपको किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि अनिल यह कमरा किराए पर देना चाहते हैं, जिससे घर में थोड़ी ज़्यादा आमदनी होने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं घर का खर्चा भी बढ़ गया है। सीमा का ऐसे कहते ही राजा राम के दिल को जोरों से धक्का लगा, क्योंकि राजा राम जी अच्छे से जानते थे उस घर में कोई भी ऐसा कमरा नहीं है जिसमें उन्हें शिफ्ट किया जाए। वह चुपचाप बैठे सीमा की सारी बातें सुनते रहे। सीमा न जाने क्या क्या कहे जा रही थी, लेकिन राजा राम का दिमाग तो सुन्न अवस्था में चला गया था। थोड़ी देर तक अपने मन में ही कुछ सोच विचार करके राजा राम ने सीमा से बिना कुछ बात को तोड़े मोड़े सीधे ही उस कमरे का किराया बताने को कहा। उन्हें पता था कि वह उनसे कमरे में रहने का किराया चाहती है। सीमा ने भी एक झटके में कमरे का किराया बता दिया और साथ ही साथ खाने पीने का पैसा बताते हुए कमरे से बाहर चली गई। राजा राम जी बहुत देर तक अकेले बैठे बैठे इन्हीं सब बातों के बारे में सोच सोचकर अपनी आँखों को नम किए जा रहे थे। उन्हें अपनी आँखों और अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी अपनी बेटी उनसे यह सब बोल रही है। वो बैठे हुए सोचने लगे कि वो सब प्यार, वो सब अपनापन, वो मान सम्मान सब इस बूढ़े आदमी को अपने जाल में फंसाने के लिए दिखाया गया था। वे सोचने लगे, सीमा अगर मुझसे वैसे ही पैसे मांग लेती तो क्या मैं उसे देता नहीं? आखिर वो मेरी बेटी है, और वैसे भी बेटियों के घर का माँ बाप मरते दम तक पानी भी नहीं पीते, तो क्या मैं उसका रख लेता? मैं तो उसके साथ दुगना व्यवहार करता, पर इस तरह से खाने का पैसा और किराया मांगकर सीमा ने जो राजा राम का बहुत दिल दुखाया। क्या यही दिन दिखाने के लिए वह अपने पिता को अपने साथ लाई थी? यह सब बातें राजा राम के दिमाग में जो घूम रही थी, आज उन्हें अपनी पत्नी कांता देवी की याद आ रही थी। यह सब सोचते सोचते राजा राम जोर जोर से रोने लगे, और जैसे तैसे आज राजा राम जी को सीमा के घर पर रहते हुए 2 महीने बीत गए। राजा राम का मन अब तक सीमा की तरफ से बुरी तरह बुझ गया था। वह जल्दी से जल्दी उसके घर से निकल जाना चाहते थे। उन्हें इस घर में 2 महीने किसी न किसी बहाने अच्छी तरह से लूटा गया था। कभी कुछ मांगकर, तो कभी कोई दुखड़ा रोका, तो कभी बच्चों के नाम पर। बाबूजी को इस घर में पूरी तरह से एटीएम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। राजा राम को अपने खर्च किए गए पैसों का दुख नहीं था, बल्कि उन्हें दुख तो इस बात का था कि इस घर में उन्हें सीमा के पिता की हैसियत से नहीं,
बल्कि किसी किराएदार की तरह से रखा गया था। उस घर में अब उनका इतना दम घुटने लगा था कि उन्होंने अपनी दूसरी बेटी अंजू को वहाँ से ले जाने के लिए कहा। राजा राम के फ़ोन करते ही अंजू और उनके पति सुरेश उन्हें लेने के लिए सीमा के घर पहुँच गए। वैसे भी अब राजा राम जी को सीमा के घर पर रहते हुए 2 महीने बीत चुके थे, तो अब नंबर के हिसाब से भी अंजू की बारी थी उन्हें रखने की। राजा राम भी अंजू के साथ जाने के लिए खुशी खुशी तैयार बैठे थे। वे सोच रहे थे कैसे भी करके इस घुटन भरी जिंदगी से तो छुटकारा मिले, और वहाँ पर मैं रहूँगा तो कभी कभार कोई ना कोई दोस्त या रिश्तेदार से तो मिलना होगा, क्योंकि अंजू आगरा में ही रहती थी। अंजू बड़े प्यार से अपने पिता को अपने घर लेकर गई। अंजू के घर पहुँचते ही उसके बच्चों ने भी अपने नाना जी का स्वागत बड़े ही प्यार से किया। अंजू के 2 लड़के थे। राजा राम के घर पहुँचते ही दोनों भाई उनके आगे पीछे घूमने लगे। दोनों ही नाना जी के घर आने से बहुत खुश थे। अंजू ने भी राजा राम को एक अलग से कमरा दिया और उस कमरे में उनकी पूरी सुविधा का ध्यान रखा गया। उनकी ज़रूरत का एक एक सामान उनके कमरे में रखा गया, और वह कमरा भी अटैच बाथरूम वाला था। राजा राम ने सब उसी तरह से उन चीज़ों और इंतजामों को देखा जो सीमा के घर पर उन्हें दिया गया था, लेकिन वे ना चाहते हुए भी अपनी बेटी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। पर कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। उस राजा राम ने उस कमरे का किराया पूछा। राजा राम ने अंजू से बड़े ही दबे स्वर में कहा कि बेटा, मुझे पहले ही बता देना कि खाने पीने और इस कमरे का कितना खर्चा आएगा, जिससे बाद में किसी को कोई तकलीफ ना हो। अंजू ने राजा राम को हैरानी से टोकते हुए कहा, पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या मैं आपसे यहाँ रहने और खाने पीने का पैसा लूँगी? आप मेरे पापा हो, कोई गैर नहीं, और आप यहाँ पर पूरे मान सम्मान के साथ अपना हक समझकर रहिए। और पापा, अंजू कहने लगी, आप यह सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं आपसे पैसे ले सकती हूँ? मैं तो क्या कोई भी बेटी अपने माँ बाप से उनके यहाँ रहने या खाने पीने का पैसा लेगी? उनकी इस बात को सुनकर बाबू राम जी थोड़े मुस्कुराए, और उन्होंने मुस्कुराते हुए अंजू से कहा, किसने कहा कि ऐसा नहीं होता बेटी? मेरे साथ तो ऐसा एक बेटी ने किया है। अंजू को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने राजा राम से साफ साफ सब कुछ बताने के लिए कहा। राजा राम ने जो कुछ भी सीमा के घर सहा, वो सब कुछ जो उनके साथ घटा, सारी बातें उन्होंने अंजू को बताई कि किस तरीके का व्यवहार उनके साथ वहाँ पर किया जाता था। यह सारी बातें बताते हुए राजा राम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बहुत दुखी हो गए थे, क्योंकि वह अपने सपने में भी कभी नहीं सोच सकते थे कि उनकी अपनी बेटी ऐसा करेगी। उनकी कही गई बातों पर अंजू को विश्वास नहीं हो रहा था। वो सोच समझ नहीं पा रही थी कि सीमा दीदी ऐसा कर सकती हैं। उन्होंने सीमा से बात करने के बारे में सोचा कि सीमा ने ऐसा क्यों किया, पर राजा राम ने उसे रोक दिया और उन्होंने कहा कि बेकार में बातों को आगे बढ़ाने से क्या फ़ायदा। अंजू ने अपने पिता की बात को मान लिया और वहीं पर उन बातों को ख़त्म कर दिया। अब राजा राम जी अंजू के घर बड़े ही सुख चैन के साथ रह रहे थे। उन्हें वहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और ना ही किसी से कोई शिकायत थी। अंजू के घर पर उसकी ज़रूरत का पूरा ध्यान रखा जाता था। धीरे धीरे राजा राम सीमा के घर की जो बिताई पुरानी कड़वी बातों को भी अंजू के प्यार और सम्मान से भूलते जा रहे थे। अब उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं थी और ना ही कोई गिला शिकवा था। अंजू के घर पर भी उन्हें रहते हुए पूरे 2 महीने होने वाले थे। बस कुछ दिन शेष बचे थे। अंजू के घर पर राजा राम जी का दिल बहुत अच्छे से लग गया था, पर वहाँ से जाना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि बाप को सभी ने 2-2 महीने में ही के लिए बांट रखा था। अंजू के घर से जाने के 2 दिन पहले ही अंजू
जो अपने पिता के कमरे में उनके पास आकर बैठ गई, क्योंकि वह उनके साथ कुछ समय बिताना चाहती थी। अंजू ने उनके साथ बैठकर नई पुरानी बहुत सारी बातें की और उनके साथ खूब सारा समय बिताया। अंजू का ऐसा करने से राजा राम जी बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने अंजू को सीने से लगाकर उसको बहुत सारे आशीर्वाद दिए और ऐसा करते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी थोड़ी देर बाद अंजू का पति सुरेश भी उसी कमरे में आ गया जहाँ पर दोनों बाप बेटी बातें कर रहे थे। सुरेश के हाथ में एक डायरी थी जो कमरे में आती उसने अंजू के हाथ में पकड़ा दी। अंजू ने उस डायरी को लेकर राजा राम को पढ़ने के लिए दे दी। राजा राम जी बड़े ही आश्चर्य से उस डायरी को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह डायरी उन्हें क्यों दी गई है। उन्होंने डायरी को हाथ में लेकर सुरेश से पूछा, बेटा इसमें क्या है और वह उन्हें क्यों दी गई है, तो और यह किसकी डायरी है। अंजू ने अपने पिता को उसे पढ़ने के लिए कहा। राजा राम ने डायरी को पढ़ने के लिए पन्ने पलटे और एक एक करके उसे पढ़ने लगे। उन्हें पढ़ते ही राजा राम की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह कभी डायरी को देखते तो कभी अंजू और सुरेश को देखते। डायरी को पढ़ते हुए वह एकदम जड़वत से हो गए। उन्हें एक गहरा सदमा पहुंचा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे और क्यों हुआ। उन्हें इतना सम्मान देने वाला दामाद, इतना प्यार करने वाली बेटी ऐसा कर सकते हैं। उस डायरी में राजा राम जी पर जब से उनके घर रहने वो आए थे तब से अब तक का किया हुआ सारे खर्चे का एक एक हिसाब लिखा हुआ था। एक एक पैसे का हिसाब था उस डायरी में। उनके कमरे की साज सुविधा, उनके कमरे की बिजली का बिल, उन्हें घुमाने फिराने पर किया गया खर्चा, आने जाने में पेट्रोल या अन्य व्हीकल का टिकट खर्चा, फल सब्जी अनाज दवाओं और न जाने क्या क्या, उन सभी का एक एक हिसाब लिखा हुआ था। राजा राम जी कब कहाँ गए, उन्होंने कितना खर्चा किया, सब कुछ तारीख और समय समेत लिख रखा था। यह सब पढ़कर राजा राम जी के दिल को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वह समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। वह मन ही मन सोच रहे थे, इन सभी लड़कियों को मैंने मकान बिकते ही सब कुछ इनमें बांट दिया, तो अब इन सबको बूढ़े बाप से और क्या चाहिए। वह अपने आप को और अपने कर्मों को कोस रहे थे। राजा राम की आंखों से थर थर आंसू बहने लगे। अपनी आंखों को पोंछते हुए उन्होंने अंजू से कहा कि बेटी, मैं तो समझ रहा था यह सब प्यार अपनापन सब इस बूढ़े बाप के लिए है, पर मैं गलत था बेटी। यह सब बाप के लिए नहीं, उनके पैसों के लिए था। वह रोते रोते अपने संस्कारों को कोस रहे थे। उन्होंने कहा कि शायद मेरी ही परवरिश में कुछ कमी रही होगी, नहीं तो मुझे ऐसे धोखे में जो धक्के खाने नहीं पड़ते। अंजू ने बड़े ही इतराते हुए कहा कि पिताजी, इसमें इतना रोने वाली क्या बात है। जब आप सीमा दीदी को इतना कुछ दे सकते हैं तो मैंने भी वही मांगा है जो आप पर मैंने खर्चा किया है। जब आप सीमा दीदी का घर भर रहे थे तब तो आपको बुरा नहीं लगा। आज मैंने जरा सा कुछ मांग लिया तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है। आपको इतनी पेंशन मिलती है पिताजी, थोड़ा बहुत आप हमें दे देंगे तो कौन सा आप गरीब हो जाएंगे। अपनी बेटी अंजू के मुंह से यह सारी बातें सुनकर राजा राम को एक झटका सा लगा। वह सोचने लगे, कभी भी इसने जाहिर नहीं होने दिया कि इस बेटी के मन में इतना जहर है। राजा राम अब कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं थे। अंजू ने फिर कहा, पिताजी, मुझे पता है आपने कब कब और क्या क्या सीमा दीदी को दिया है। उनके बच्चों की कॉलेज की फीस, उन्हें नई मोटरसाइकिल, सीमा दीदी को सोने की अंगूठी बनवा कर दी और मुझे देने में आपको परेशानी है। राजा राम जी अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि कैसे दोनों बहनों ने मिलकर बाप को लूटने की साजिश रची है। दोनों ने एक दूसरे को बताया कि कैसे लूटा जा सकता है। राजा राम अब सोचने और समझने की शक्ति खो चुके थे। उनके मन में एक के बाद एक जख्म बनते जा रहे थे। यह सब बातें बोलकर और राजा राम के हाथ में चेक पकड़ाकर अंजू और सुरेश कमरे से बाहर चले गए। राजा राम जी
को आज अपनी पत्नी शांति की बहुत याद आ रही थी। वह सोच रहे थे कि काश शांति मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाती, और मुझसे बहुत बड़ी गलती भी हो गई है जो इन सब बेटियों की बातों में आकर मैंने अपना बरसों पुराना मकान बेच दिया। अब राजा राम जी का मन सभी बच्चियों से हट गया था। वह अब किसी के पास नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वह समझ गए थे कि किसी को भी अपने पिता की ज़रूरत नहीं है। सभी को बाप की हर महीने आ रही पेंशन चाहिए, सभी को उनके पैसे दिखाई दे रहे हैं, सभी की आपस में होड़ है कि कौन किससे ज़्यादा हड़प ले। उनका बूढ़ा बाप जिए या मरे, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। राजा राम सोच रहे थे कि सीमा के घर धोखा खाने के बाद भी मैंने उसे माफ़ कर दिया था, वो भी अंजू के दिए अपनेपन और प्यार की वजह से। उन्हें लगा था कि उनकी बेटी में कोई कमी नहीं होगी, वह तो किसी दबाव में आकर उसने यह सब किया होगा। पर आज अंजू ने तो उनकी पीठ पर छुरा घोंप दिया। अंजू ने तो उनकी पीठ पर ऐसे छुरा घोंप दिया कि उसने दिखावे का नकाब पहनकर उन्हें ऐसे जाल में फंसा दिया है जहाँ से वो ना तो निगल पा रहे हैं और ना ही उगल पा रहे हैं। इतना सब होने के बाद उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था कि अब वो क्या करें, कहाँ जाएं। वह सोचने लगे कि अब तो यह जीवन किसी काम का नहीं है, उनकी किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। वह आज बहुत दुखी थे। वह यह सारी बातें अपने मन में सोचे जा रहे थे। अब राजा राम को अंजू के घर रहते हुए 2 महीने पूरे हो गए थे, और उनकी जो उससे छोटी बेटी निधि को राजा राम जी को अपने साथ ले जाने के लिए अंजू ने अपनी छोटी बहन को फ़ोन कर दिया था। अंजू के फ़ोन करते ही राजा राम के तीसरे नंबर की बेटी और उनके पति कमल दूसरे ही दिन सुबह सुबह राजा राम को लेने अंजू के घर पहुंच गए। राजा राम जी अब निधि के साथ नहीं जाना चाहते थे, पर चाहते हुए भी वे ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास रहने का कोई दूसरा इंतजाम नहीं था। उन्होंने बेमन से निधि के साथ जाने के लिए हामी भरी। वे अच्छे से जानते थे कि निधि को भी अपने बूढ़े बाप से कोई मतलब नहीं है। बाप के नाम आ रही हर महीने की 42,000 रुपये की पेंशन की सबको ज़रूरत है। उन सब बेटियों के लिए बाप उनकी साइड इनकम था, जिसे बस जरा से दिखावे से ही कमाया जा सकता था। यह सारी बातें राजा राम जी के दिमाग में चल रही थीं। सब कुछ जानकर भी वह कुछ करने के लायक नहीं थे। निधि के घर रहने के लिए वह अपना सामान लेकर तैयार हो गए। वे निधि गुड़गांव में रहती थी। वे लोग कुछ घंटों का सफ़र तय करके गुड़गांव पहुंच गए। राजा राम जी ने मन में सोचा कि चलो एक बार फिर से अपने आप को लुटवाने के लिए तैयार हो जाओ। सभी के घर की तरह वे निधि के घर में भी उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। इस घर में भी राजा राम जी को बाथरूम अटैच वाला कमरा दिया गया, सभी साज सुविधाओं के साथ। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ज़्यादा दी गई, वो था उनका नौकर नरेश। नरेश को जो राजा राम जी की सेवा के लिए रखा गया था। हालांकि राजा राम जी यह भली भांति जानते थे कि उनकी तनख्वाह उन्हीं से वसूली जाएगी, पर सब कुछ जानते हुए उन्हें यह तसल्ली थी कि कम से कम उनसे बात करने के लिए कोई तो उनके पास होगा। राजा राम जी अपना मन मारकर वहाँ पर रहने के लिए तैयार हो गए। राजा राम जी के कुछ दिन तो निधि के घर अच्छे से गुजरे, परंतु धीरे धीरे सभी के चेहरे सामने आने लगे। शुरू में तो नरेश उनके साथ रहता, उनसे बातें करता। कभी कभार वह घर से बाहर टहलने के लिए जाते तो नरेश उनके साथ ही रहता। राजा राम भी नरेश को अपना अच्छा साथी मानने लगे थे। उन्हें लगता था कम से कम इस घर में उसके साथ तो अपने दुख साझा वह कर ही सकते हैं। पर निधि और कमल धीरे धीरे करके नरेश को राजा राम जी से अलग करते गए। वह अब राजा राम जी के साथ काम और उनके घर के काम ज़्यादा किया करता था। राजा राम जी के पास तो वह अब सिर्फ नाम के लिए दिखाई देता था। वैसे भी राजा राम जी यह तो पहले से ही जानते थे,
ऐसा दिन आएगा उनका यहाँ पर रहते हुए, पर फिर भी उन्होंने यही सोचा था कि जितने दिन अच्छे से निकल जाएं सो अच्छा ही है। कुछ दिन गुजारने के बाद राजा राम जी ने नरेश को अपने पास कमरे में आने को कहा। नरेश उनके बुलाने से उनके पास आया। नरेश के कमरे में आते ही राजा राम ने नरेश से पूछा, क्या बात है नरेश, अब तुम बिल्कुल भी मेरे पास क्यों नहीं आते हो? राजा राम जी को इतने दिन साथ बिताने के कारण नरेश से लगाव हो गया था, तो वो उसके साथ अपने सारे सुख दुख बांटने लगे थे। पर नरेश के इस व्यवहार के कारण वो बहुत निराश हो गए थे। वो कहते हुए राजा राम की आंखों में आंसू बहने लगे, क्योंकि वैसे भी उनसे कोई पहले की तरह ज़्यादा बात नहीं करता था। कम से कम नरेश था जो उनके पास, जिससे वह बात कर लेते थे, पर उसने भी तो अब उनसे पल्ला झाड़ लिया था। वह उसके इस तरह से किए गए व्यवहार के बारे में जानना चाहते थे। उनके इस प्यार और उदासी को देखते हुए नरेश ने राजा राम को सब कुछ बता दिया कि कैसे निधि और कमल ने सिर्फ उन्हें के जो है उनके नाम का फ़ायदा उठाते हुए उसे अपने काम करने के लिए रखा था। उन्होंने उसे पहले ही बता दिया था कि उस बूढ़े आदमी के साथ बस कुछ दिन बिताना है, उसके बाद तुम्हें वही काम करना है जो हम बताएंगे। नरेश की बातों को सुनकर राजा राम को बहुत दुख हुआ। उसके बाद भी वह काम और वह उन लोगों के लिए ही करता था और तनख्वाह राजा राम जी ही देते थे। राजा राम जी अपने कमरे में बैठे बैठे सोचने लगे, ये कैसी बेटियां हैं मेरी, जिन्हें अपने पिता की कोई परवाह नहीं, जबकि सभी को पता है कि बाप ने उनके घर सिर्फ 2 महीने ही गुजारने हैं, उसके बाद तो वहाँ आना नहीं है जब तक दोबारा नंबर नहीं आ जाता। और इस बूढ़े बाप का क्या पता दोबारा नंबर आए भी या नहीं, तो 2 महीने तक अच्छे से नहीं रख सकती अपने बाप को। वह मन ही मन सोच रहे थे। किसी ने सच कहा है, माँ बाप बच्चों को एक कमरे में ही बड़े अच्छे से पाल लेते हैं, और यह सब बच्चे मिलकर भी एक बाप को नहीं पाल पा रही हैं। राजा राम जी कमरे में बैठे हुए यही सब सोच रहे थे कि इतने में निधि कमरे में आई और उसने राजा राम जी को तैयार होने के लिए कहा। राजा राम जी ने पूछा कि कहाँ जाना है निधि, पर वह कुछ नहीं बोली और कमरे से चली गई। राजा राम जी थोड़ी देर तक सोचते रहे कि पता नहीं कहाँ जाना है, पर कुछ सोचकर तैयार हो गए। सभी लोग एक कार से शोरूम में घुसे। शोरूम के अंदर जाते ही निधि ने राजा राम जी को बताया कि हम लोग कार खरीदने के लिए आए हैं। राजा राम जी और सभी अंदर जाकर कार पसंद करने लगे। निधि के पति कमल और उनका बेटा कार पसंद कर रहे थे। तभी निधि ने राजा राम जी आकर कार के पैसे देने को कहा। राजा राम जी उसकी बात को समझ नहीं पाए कि वह क्या कह रही है। राजा राम जी उसे हैरानी से देखने लगे। निधि ने राजा राम जी को बोला, पापा यह कार तो आप ही हमें गिफ्ट कर रहे हैं, क्या आप हमें एक कार तक नहीं दिलवा सकते? राजा राम जी उस शोरूम के अंदर कोई हंगामा खड़ा नहीं करना चाहते थे। वे बिना कुछ बोले शोरूम से बाहर निकल आए। राजा राम जी के बाहर आते ही निधि भी उनके पीछे पीछे बाहर उनके पास आ गई और उन्हें तरह तरह के बहाने देकर उनसे कार के लिए चेक पर साइन करवा लिए। राजा राम जी चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। निधि तो अपनी दूसरी बहनों से भी ज़्यादा चालाक निकली। वह तो राजा राम जी को बातों में फंसाकर कार गिफ्ट करवा ली, और यह बात जब दूसरी बहनों को पता चली कि निधि ने तो सीधा कार ही राजा राम जी से ले ली है, तो सभी उन्हें अपने अपने तरीके से कोसने लगती हैं, क्योंकि सभी को अपने हिस्से में दूसरे से ज़्यादा चाहिए था। अब तक राजा राम जी बहुत परेशान हो गए। वह रोज़ रोज़ के दिखावे और अपने ही बाप के साथ की गई चालबाजियों से ऊब चुके थे। वह अपने लिए एक ऐसी जगह तलाशना चाहते थे जहाँ पर वह अपने जीवन के यह बचे हुए कुछ पल और अपना बुढ़ापा सुख चैन और आराम के साथ गुजार सके, जहाँ पर ना किसी की चिकचिक हो और ना ही किसी की कोई चालबाजियाँ हों। वह बहुत परेशान रहने लगे थे। उन्होंने अपना आगरा का बरसों पुराना घर खुश रहने के लिए बेचा था, पर वह तो पहले से भी ज़्यादा दुखी रहने लगे थे, और उनके इस अकेलेपन और उदासी से उनकी बेटियों को कोई लेना देना नहीं था। वह सब तो इस में लगी रहती थी कि कैसे और किस तरीके से अपने बाप को लूट सकें।
राजा राम जी के एक बहुत पुराने दोस्त थे। राजा राम जी ने उन्हें अपनी सारी तकलीफ़ों के बारे में फ़ोन करके बताया। तभी उनके दोस्त ने उन्हें वृद्ध आश्रम में रहने की सलाह दी कि वहाँ पर तुम्हारे दिन शगुन से बीतेंगे। राजा राम को अपने दोस्त की वृद्ध आश्रम जाने वाली बात सही लगी। उन्होंने सोचा कि जब किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं किसी के बारे में क्यों सोचूं। राजा राम जी ने मन में सोचा कि उसकी ज़िंदगी जैसी चल रही है चलने दो, कम से कम बुढ़ापे के बचे दिन तो मेरे सही से गुजरेंगे। मेरे ही जैसे न जाने कितने लोग मुझे मिलेंगे, दुख सुख बांटने वाला कोई तो होगा। राजा राम जी ने अब सभी की तरफ से मोह जो ख़त्म कर दिया था। न ही वे अपनी बेटियों से और न ही उनके बच्चों से कोई जुड़ाव कर रहे थे। उन्होंने वृद्ध आश्रम जाने का मन बना लिया था। बस वे आश्रम जाने से पहले अपने बड़े भाई से एक बार मिलना चाहते थे। वे अपने बड़े भाई बाबू राम जी से बहुत प्यार करते थे। वह उनकी बहुत इज्जत और सम्मान करते थे। इसीलिए वे वृद्ध आश्रम जाने वाली बात उन्हें बताना चाहते थे। राजा राम की पत्नी और उनकी भाभी में कभी भी नहीं बनती थी। इसी वजह से वे दोनों भाई आपस में ज़्यादा नहीं मिल पाते थे। पर ऐसा बिल्कुल नहीं था कि इन दोनों भाइयों के ना मिलने से आपस में दोनों में जरा भी प्यार कम हुआ हो। राजा राम जी अपने भाई को याद करते हुए अपने बचपन में खो गए। वह उन दिनों को याद करने लगे कि कैसे वो और उनके बड़े भाई बाबू राम जी एक साथ मिलकर बड़े प्यार से रहा करते थे। परंतु अपनी अपनी शादियों के बाद दोनों ने रोज़ रोज़ की कलह से बचने के लिए अकेले अलग अलग रहना ही सही समझा, जिससे दोनों परिवारों में प्यार बना रहे। अपने बड़े भाई को याद करते हुए राजा राम जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे अपने भाई से मिलकर उन्हें अपने दिल की सारी बात बताना चाहते थे। वे अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछकर अपने भाई से बात करने के लिए फ़ोन लगाने लगे। जैसे ही उनके बड़े भाई बाबू राम जी ने उनके फ़ोन आने की खबर का पता चला तो वे इस बात से खुश होकर फूले नहीं समा रहे थे। उनके लिए वह पल बहुत ही खुशी का पल बन जाता है कि दोनों भाइयों की आपस में बात होती है और बात करते हुए दोनों भाइयों के गले भर जाते हैं। वे दोनों भाई जल्द से जल्द मिलकर आपस में गले मिलकर रोना चाहते हैं। राजा राम जी के फ़ोन करते ही बाबू राम जी बिना कुछ जाने समझे उन्हें अपने घर मिलने आने के लिए बुलाते हैं। उनकी यह बात सुनते ही राजा राम जी के गले में दबी हुई सिसकी जोर से आंसुओं में तब्दील हो जाती है। राजा राम जी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते और अपने भाई से मिलने के लिए आतुर हो उठते हैं और फ़ोन पर उनसे 2 दिन बाद मिलने का समय तय करते हैं। बाबू राम जी अपने भरे पूरे परिवार के साथ ग्वालियर शहर में रहते थे। वे अपनी पत्नी आशा, अपने 2 बेटे, एक बेटा चंद्रभान और उसकी पत्नी सुमन और 2 बेटियां, छोटा बेटा अतुल और उसकी पत्नी सुनीता और एक बेटा, सभी लोग इकट्ठा एक परिवार के साथ मिलजुल कर रहते थे। राजा राम जी के 2 दिन बाद ग्वालियर आकर मिलने की बात वह अपने घर के सभी लोगों को बताते हैं। उनके घर पर सभी इस बात को सुनकर राजा राम जी से मिलने के लिए उत्साहित होते हैं। उनके आने की तैयारियां होने लगती हैं। राजा राम जी के आज आने का दिन था और उनके आने की खुशी में तरह तरह के पकवान बनाए गए। उनके रहने के लिए कमरा तैयार किया गया। सभी लोग अपने अपने तरीके से उनके स्वागत में लगे हुए थे। बच्चे भी अपने छोटे दादाजी से मिलने को बेताब थे, क्योंकि उनके बचपन में उनके छोटे दादाजी बहुत सारी चॉकलेट जो लाकर देते थे। राजा राम जी की गाड़ी आने का समय हो गया और वह कुछ ही देर में अपने बड़े भाई के घर भी पहुंच गए। उनके वहां पर पहुंचते ही उनका बहुत ही प्यार और सम्मान से उनका स्वागत किया गया। सभी लोग उनकी खातिरदारी में लग गए। दोनों बहुएं, दोनों बेटे और उनके बच्चे, उन्हें यह एहसास ही नहीं होने दिया कि वे सभी लोगों से जो कई साल बाद मिल रहे हैं। राजा राम जी भी उनके प्यार और अपनेपन को पाकर बहुत भावुक हो गए। राजा राम जी को उनके प्यार और अपनेपन की इस तरह से उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से वे इन सभी से अलग हुए थे और इतने सालों से उन्होंने इन सब से कोई वास्ता भी नहीं रखा था। कभी बस 1-2 बार फ़ोन पर बात हुई थी या कभी बच्चों की शादियों तक व्यवहार निभाया था। और राजा राम जी की पत्नी शांति जी के स्वर्गवास पर उनका आना हुआ था। और राजा राम जी को अपने बड़े भाई के घर आए हुए अभी कुछ ही घंटे हुए थे
कि उन्होंने अपने वापस जाने की बात कही। उनके वापस जाने की बात सुनकर सभी लोगों ने उन्हें कुछ दिन उनके साथ रहने की कसम दी, क्योंकि वह सभी उनके साथ कुछ समय बिताना चाहते थे। वैसे भी वह उन सब से कई सालों बाद मिले थे। राजा राम जी किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वह अपने जाने की बात कर रहे थे। पर अपने भाई की बात का सम्मान रखने के लिए वो कुछ दिन उनके साथ रहने की बात को मान गए। उसके बाद सभी ने साथ मिलकर खाना खाया और खूब सारी बातें की और एक साथ बहुत अच्छा समय बिताया। रात होते ही दोनों भाई एक साथ एक कमरे में सोते हैं। तभी राजा राम जी ने से जो उनके भाई उनकी उदासी का कारण पूछते हैं। राजा राम जी उनकी यह बात सुनकर थोड़ा आश्चर्य में पड़ गए। वे अपने मन में सोचते हैं, उन्होंने तो कोई बात भी किसी को नहीं बताई, तो उन्हें कैसे मालूम कि मैं बहुत दुखी और उदास हूँ। इसी वजह से मैं इनसे मिलने के लिए आया हूँ। राजा राम जी अपनी सोच में खो रहे थे कि बाबू राम जी ने उन्हें आवाज़ लगाते हुए अपने हाथों से हिलाते हुए कहा। उनके ऐसा करते ही राजा राम जी की चेतना लौट आई और तब राजा राम जी ने अपने भाई से पूछते हैं कि आप यह कैसे आपको पता लगा कि मैं परेशान हूँ। उनके पूछते ही बाबू राम जी बोले, अगर सब कुछ सही होता तो यूँ बूढ़े बाप को कोई भी अकेले इतनी दूर सफ़र के लिए नहीं भेज देता। उन्होंने कहा, मैं तुझे अकेला देखकर ही समझ गया था कि कोई बात है, और बाकी बचा हुआ तेरा चेहरा बता रहा है कि तभी राजा राम जी अपने भाई को अपने ऊपर बीत रही सारी परेशानियों को बताना शुरू करते हैं कि कैसे उनकी सारी बेटियों ने उनकी नहीं बल्कि उनके पैसों की आवश्यकता है। राजा राम जी अपनी एक एक बेटी के द्वारा किए गए गलत व्यवहार को विस्तार पूर्वक अपने भाई और भाभी को बताते हैं और यह सब बताते हुए उनकी आंखें नम हो जाती हैं। तब उनके भाई बाबूराम जी और उनकी पत्नी को उनकी बताई हुई बात पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि वे यह समझ नहीं पा रहे थे कैसे कोई बेटियां अपने बाप के साथ ऐसा कर सकती हैं। और उनका यह सोचना लाजमी भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी ने इस संसार में लड़कों के द्वारा ऐसे व्यवहार को होते देखा या सुना है, पर लड़कियों द्वारा इस तरह के व्यवहार करने के बारे में कभी कोई सोच नहीं पाता। राजा राम जी के साथ ही जो मैं अपने वृद्ध आश्रम में रहने की उन्हें अपनी बात बताई। उन लोगों ने जब यह सुना तो राजा राम जी के भाई बाबूराम जी कहने लगे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे अपने भाई की इस हालत को देखकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। बाबूराम जी ने अपने भाई को गले लगाते हुए कहा कि राजा राम, मैं अभी मरा नहीं हूँ। मेरे रहते हुए तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम्हें जाना भी पड़ा तो तुम अकेले नहीं जाओगे मेरे भाई, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। उन्होंने कहा कि अब से तुम हमारे साथ रहोगे, और राजा राम जी ने उनकी बात को सुनकर कहा कि नहीं नहीं भाई साहब, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं जैसा भी हूँ, जिस हाल में हूँ, ठीक हूँ, आप मेरे लिए परेशान ना हो। बाबूराम जी ने उन्हें टोकते हुए कहा, क्या कहा? तुम मेरे ऊपर बोझ हो सकते हो? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? राजा राम जी को अपने भाई की इस बात को सुनकर तसल्ली तो हुई, पर वह मन ही मन सोचने लगे कि यह शायद प्यार में उन्होंने सारी बातें कही हैं। दूसरे दिन राजा राम जी की कही गई सारी बातों को बाबूराम जी ने अपने परिवार के सभी लोगों को बताया। उस समय राजा राम जी अपने कामों में व्यस्त थे। तब राजा राम जी के जो भाई बाबूराम जी सभी को यह बता रहे थे, तो बाबूराम जी की सारी बातें उनकी गैर हाजिरी में यह सब बातें करना चाहते थे, जिससे कि राजा राम जी को अपना अपमान महसूस ना हो। घर के सभी लोगों ने जो बाबूराम जी की सारी बातों को सुनकर राजा राम जी को खुशी खुशी अपनाने की बात कही। सभी की एक ही राय थी कि हम सभी लोग मिलकर उनका ख्याल रखेंगे, और रही सारी बातें वे बिना स्वार्थ के कर रहे थे, क्योंकि उनके घर में किसी को कुछ भी पता नहीं था कि उनकी कितनी पेंशन है, या उनका क्या बैंक बैलेंस है, या उनके बुढ़ापे का क्या सहारा है। यह सब राजा राम जी को अपनाना चाहते थे, ना कि उनकी हर महीने आने वाली पेंशन को। अब बाबूराम जी की कही गई सारी बातों के उनके परिवार वालों ने बिना किसी आपत्ति के जाहिर किए बिना मान लिया। इसीलिए जो बाबूराम जी को आज अपनी परवरिश
और दिए गए संस्कार और अपने बच्चों पर गर्व हो रहा था कि कैसे उनके सिर्फ एक बार कहने पर ही सभी ने उनकी बात का समर्थन किया और साथ में ही उनकी बहुओं ने भी राजा राम को अपनाने में अपना पूरा सहयोग दिया। उनके बड़े बेटे चंद्रभान और उनकी पत्नी सुमन ने तो उन्हें रहने के लिए अपना कमरा तक दे दिया। राजा राम जी के बड़े भाई बाबू राम जी बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति नहीं थे, बस वे सब खुशी खुशी अपनी रोजी रोटी चलाते थे। एक आम आदमी की तरह से ही जो बाबू राम जी का घर था, जिसमें सिर्फ इतनी जगह थी कि उसमें सभी के पास अपना एक एक कमरा था, पर इतना बड़ा घर नहीं था कि राजा राम जी को एक अलग से कमरा दिया जा सके। इसी वजह से बाबू राम जी के बड़े बेटे ने अपना कमरा उन्हें देने के लिए कहा, जिससे राजा राम जी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जैसे यह बात राजा राम जी को पता चली, उन्होंने चंद्रभान को ऐसा करने से मना कर दिया। अपने बड़े भाई के साथ ही उनके कमरे में एक चारपाई पर सोना उन्हें उचित समझा। राजा राम जी ने कहा कि उन्हें सिर्फ प्यार की ज़रूरत है, ना कि किसी बड़े से कमरे की। और इस घर में ना कोई अलग से बड़ा कमरा था और ना ही कमरे में अटैच बाथरूम की सुविधा थी। जो था जैसा था सब राजा राम जी के सामने था, पर राजा राम जी के लिए इस घर में प्यार की कोई कमी नहीं थी और ना ही इज्जत और सम्मान की, और साथ ही साथ सभी बड़े और बच्चों के प्रति प्यार था, और वे सब बिना किसी स्वार्थ के। अब राजा राम जी के बड़े भाई बाबू राम जी के घर राजा राम जी को बहुत प्यार और अपनापन मिल रहा था। जब भी कोई कहीं बाहर जाता तो हमेशा उनसे पूछ कर जाता, किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो बता दें। राजा राम जी को अब इन सभी ने अपने पन से और प्यार की आदत होती जा रही थी। अब उनका मन इन सब में को छोड़कर कहीं जाने का नहीं करता था। राजा राम जी को हमेशा यह डर सताया करता कि आखिर वह कब तक अपने भाई के घर में रहेंगे, एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। बस यह सोचकर तसल्ली करते कि जितने भी दिन यहाँ हैं तो खुश होकर अपने दिन काटें। बाबू राम जी के घर में सुविधाओं की कमी थी, पर कभी भी किसी ने उन्हें किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होने दी। सभी लोग, चाहे बच्चे हों या बड़े, सभी उनकी सेवा में हाजिर रहते थे। बाबू राम जी के घर पैसों की कमी होने के बावजूद भी कभी भी किसी ने राजा राम जी से एक भी पैसा खर्च करने को नहीं कहा। राजा राम जी जो अब जब भी पैसे देने की बात करते, घर के लोग उनसे नाराज हो जाते, क्योंकि सभी लोगों के लिए वो उनके घर का हिस्सा थे। अब राजा राम जी को अपने भाई के घर रहते हुए पूरे 4 महीने हो चुके थे और किसी ने भी अभी तक उनसे ना ही कोई पैसा खर्च करवाया था और ना ही कभी कोई उम्मीद जताई थी। इस घर में उन्हें पूरा मान सम्मान, प्यार, अपनापन सब कुछ मिल रहा था, वो भी बिना किसी स्वार्थ और शर्त के। राजा राम जी अपने कमरे में बैठे बैठे सोच रहे थे, इस जगह अभी मेरे बच्चे होते तो कब का मुझे नोच नोच कर खा गए होते। राजा राम जी की लड़कियां उन्हें ले जाने के लिए फ़ोन करती, लेकिन राजा राम जी को अच्छे से मालूम है कि उन्हें अपने बाप की याद नहीं सता रही, उन्हें तो अपनी साइड इनकम की याद आ रही है, जो बिना कुछ किए उन सबको मिल रही थी। राजा राम जी ये सारी बातें अपने मन में बैठे बैठे सोच रहे थे और यह सब बातें याद करके राजा राम की आंखों में आंसू बहने लगे। और राजा राम जी कमरे में बैठे हुए यही बात सोच रहे थे कि इतने में उनके भाई बाबू राम जी कमरे में आ गए। उन्हें देखकर राजा राम जी तुरंत अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछकर उन्हें छुपाना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। बाबू राम जी उन्हें रोता हुआ देख लेते हैं और घबराकर राजा राम जी से उनके रोने का कारण पूछते हैं। राजा राम जी ने उन्हें टाल देते हैं और उनसे अब उनके घर से चले जाने की बात करते हैं। राजा राम जी के घर से चले जाने वाली बात और उन्हें रोता हुआ देखकर तो उनके भाई पूछते हैं, क्या उनके घर में उन्हें कोई तकलीफ़ है या किसी ने कुछ कहा है, किसी की कही गई कोई बात बुरी लगी है? तो राजा राम जी अपने भाई को बीच में ही टोकते हुए कहते हैं, अरे भाई साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे यहाँ पर तो सभी लोगों से वो प्यार और खुशी मिली है जिसकी मैं सपने में कल्पना भी नहीं कर सकता था। समय पर खाना, वो भी सबके साथ मिलजुल कर खाना, समय पर दवाई और न जाने क्या क्या,
और तो और इस बात का ख्याल तो मैं कब से अपने मन से निकाल चुका हूँ कि कोई अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों में मेरी राय लेगा, पर मुझे इस घर में वो हक भी मिला कि मैं अपनी राय दूँ। यह सब मेरे लिए किसी सपने की तरह लग रहा है। और राजा राम जी कहने लगे, तो मैं तो कब का अपने बच्चों के किए गए व्यवहार के कारण अपनी ज़िंदगी से हार गया था भाई साहब, पर यहाँ पर आप सभी के साथ ने मुझे जीने की उम्मीद जगाई है। पर अब मुझे इन सब से डर लगने लगा है कि अगर मुझे इन सब की आदत पड़ गई तो मैं अपने बाकी के दिन कैसे काटूँगा, क्योंकि मैं अब और ज़्यादा आप सभी पर बोझ नहीं बनना चाहता। राजा राम जी यह सब कहने के बाद जो उनके भाई बाबू राम जी ने कहा, अच्छा राजा राम, तुम अब कहीं नहीं जा रहे हो, अब हम दोनों भाई एक साथ मरते दम तक इस घर में रहेंगे। तुम अब मेरे घर का हिस्सा हो राजा राम। और राजा राम और बाबू राम बस नाम अलग हैं, तन अलग है भाई मेरे, लेकिन मन एक ही है। और अगर तुम्हें फिर भी ऐसा लगता है कि तुम किसी पर बोझ हो और तुम्हारी वजह से इस घर का खर्चा बढ़ गया है, तो मैं इस घर से तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं जाऊंगा मेरे भाई। और बाबू राम जी की यह बात सुनते ही राजा राम की आंखों से जो झरझर आंसू बहने लगे, वे अपने भाई के गले मिलकर रोने लगे। ऐसा करने से वे अपने आप को रोक नहीं पाए। राजा राम जी ने अपने भाई से कहा, भाई साहब, जिंदगी का क्या है, क्या क्या रंग दिखाती है। जिन बच्चों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी मैंने दांव पर लगा दी, अपना सब कुछ नौछावर कर दिया, वही मेरी लड़कियां आज जो मेरे लिए पराई हो गई हैं। और मैंने जिनसे कभी प्यार नहीं किया, जिनकी कभी दुख तकलीफ़ नहीं पूछी, कभी उनके सर पर प्यार भरा हाथ नहीं फेरा, वे बच्चे, वे बहुएं आज मुझे अपने से अलग नहीं होने देना चाहते। राजा राम जी बोले कि सच ही कहा है किसी ने, आज के ज़माने में लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। तो यह बात बिल्कुल सही है। जहाँ एक तरफ लड़के माँ बाप से अपना हक मांगने में पीछे नहीं हटते, उन्हें अपने माँ बाप से कुछ लेना देना नहीं होता, सिर्फ पैसे से प्यार है, तो वहीं पर आज लड़कियां भी ऐसी होती जा रही हैं। उन्हें माँ बाप से ज़्यादा उनकी धन दौलत से प्यारी है। राजा राम जी ने कहा कि मैं सबके बारे में तो शायद नहीं कह सकता, पर मेरी बेटियां तो ऐसी हैं जिन्हें मुझसे प्यार नहीं है भाई साहब। और जहाँ हम लड़कों को हमेशा गलत मानते हैं, बहुओं को कभी अपना नहीं समझते, तो वही बहुएं सास ससुर के बुरे वक्त में उनके साथ रहती हैं, उनकी सेवा करती हैं। वही लड़के उनका ख्याल रखते हैं। कौन लड़की है जो अपना घर बार छोड़कर अपने माँ बाप की सेवा करने आती है? सेवा हमेशा बहुएं करती हैं। उन्होंने कहा कि भाई साहब, यहाँ पर भी मैं किसी की बात नहीं करता, पर अपने घर के बच्चे तो ऐसे ही हैं। राजा राम जी बोले कि यह दोनों ही बातें मैंने अपने जीवन में सीखी हैं भाई साहब, कि आज के समय में लड़के लड़की और बहू बेटी सब हर किसी चीज़ में एक समान है। पर चाहे माँ बाप के हिस्से करना हो या उनके धन दौलत के, जहाँ एक तरफ लड़के बुरे हैं तो लड़कियाँ भी बुरी हैं भाई साहब, और जहाँ बहुएं बुरी हैं तो वहाँ दामाद भी बुरे हैं भाई साहब। वाकई में सब कुछ एक समान नहीं है। आज राजा राम जी हमारे इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें गुजरे हुए साल सवा साल हो गया है, पर वे मरते दम तक अपने भाई के साथ ही रहे। उन्हें कभी भी किसी ने भी कहीं नहीं जाने दिया, उनकी किसी बेटी के घर और ना ही किसी वृद्ध आश्रम में। पर कहते हैं ना, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, बस वहाँ पर जाने से नहीं रोक पाए। पर राजा राम जी ने अपने बुढ़ापे के फल बाबू राम जी और उनके परिवार के साथ बड़े ही प्यार से खुशी खुशी बिताए। ये पल उन्हें खुशी देने वाले थे। उनके लास्ट दिनों के पल बहुत ही खुशी से बीते, और वो मरते समय तक उनके चेहरे पर एक शांति थी, एक खुशी थी कि जो उन्हें अपने भैया के घर में प्यार सम्मान मिला। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।